हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो है वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, सदिश विश्लेषण पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है सदिश और अदिश के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग जो है समान सदिश, विपरीत सदिश, विस्थापन सदिश और स्थिति सदिश, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। लंबकोणीय जो सदिश होता है उनके बारे में अभी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है तथा इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि दो सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है, शून्य सदिश किसे कहते हैं? तो शून्य सदिश को जैसे इंग्लिश में उसको हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं या उसको नल वेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, शून्य सदिश याद रखना है, शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण कितना होता है, शून्य होता है। शून्य सदिश की परिभाषा क्या लिख देंगे तो आप लिख सकते हैं कि शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण शून्य होता है। शून्य सदिश के पास न तो परिमाण होता है और ना ही दिशा होता है। शून्य सदिश के पास न तो परिमाण होता है ना ही दिशा होता है। और याद रखना है कि शून्य सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो शून्य सदिश को प्रदर्शित करने के लिए हम शून्य बना देते हैं और उसके ऊपर एक तीर चिन्ह लगा देते हैं। ये शून्य सदिश का एक प्रतीक है, चिन्ह है। ठीक है, क्या करना है, शून्य बना देना है, उसके ऊपर तीर चिन्ह लगा देना है वेक्टर का, तो ये शून्य सदिश हो जाएगा। शून्य सदिश का जैसे कि कोई भी अगर हम दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास वेक्टर ए है और ये 2 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है, 2 सेंटीमीटर लंबा है वेक्टर ए। तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है। ठीक है, हम इस वाले हिस्से को कहते हैं शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ठीक है, हेड कहा जाता है, हेड कहा जाता है। और इसको हम पूंछ कहते हैं। क्या कहते हैं, पूंछ, टेल कहा जाता है। ये वाला से टेल कहलाता है। तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु है। ध्यान रखेंगे, जो शून्य सदिश होता है इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु ये संपाती होता है, मतलब एक ही बिंदु पर होता है, क्योंकि इसके पास इसका जो परिमाण होगा वो कितना होगा, इसका जो परिमाण होता है वह जीरो होता है, शून्य होता है। तो जब इसका परिमाण जीरो होता है तो शून्य सदिश का जो अंतिम बिंदु होगा, सॉरी, जो प्रारंभिक बिंदु होगा और जो अंतिम बिंदु होगा वो संपाती होगा। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिख सकते हैं कि शून्य सदिश का अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु संपाती होता है। अब हम जानेंगे कि शून्य सदिश का महत्व क्या है, हम शून्य सदिश को क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, शून्य सदिश को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ये वेक्टर जो है 2 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर लंबा है। और एक दूसरा सदिश है, एक वेक्टर बी है और वह भी 2 सेंटीमीटर लंबा है, एक वेक्टर पी है। इन दोनों का परिमाण क्या है, एक दूसरे के बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। सदिश ए जो है इस दिशा में है, सदिश बी इधर है, मतलब इसके ठीक विपरीत दिशा में। तो अगर इन दोनों सदिशों को अगर हमें जोड़ना होगा तो अगर हम जोड़ेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और बी का परिमाण तो बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो हम क्या कर लेंगे, ए को माइनस में ले लेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो हम वेक्टर ए में से जब वेक्टर बी को हटाएंगे तो क्या बचेगा, शून्य बचेगा, क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है, वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है। तो जब घटाएंगे तो जीरो बचेगा, शून्य सदिश बचेगा। तो शून्य सदिश बचेगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम शून्य सदिश लिखेंगे। तो शून्य सदिश को हम शून्य नहीं बल्कि हम शून्य सदिश लिखेंगे, ऐसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसलिए जब दो सदिश एक दूसरे के बराबर होंगे और दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे तो हम एक में से दूसरे को हटाएंगे तो जो उसका परिमाण आएगा हम उसको शून्य सदिश के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे शून्य सदिश को जो है पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं पर जो जीरो होता है, शून्य का वास्तविक संख्याओं में भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितने भी अंक होते हैं, उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक है और इस एक के सामने अगर शून्य लगा देते हैं तो ये 10 हो जाता है, इसी के सामने एक और शून्य लगाते हैं तो ये 100 हो जाता है, इसी के सामने एक और शून्य लगा देते तो ये 1000 हो जाता है। तो भाई जिस तरह से इसमें जो है वास्तविक संख्याओं में शून्य का महत्व है, उसी तरह जो है सदिशों में भी शून्य सदिश का भी महत्व है। हमने कहा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं तो उनका घटाने पर जो आंसर आएगा वह शून्य आता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि अगर जो है एक्स वाई तल है, ठीक है, और यहाँ पे मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु पर भी जो वस्तु अगर रुका है तो मूल बिंदु पर उसका स्थिति सदिश कितना होगा, स्थिति सदिश जो है, स्थिति सदिश मूल बिंदु पर शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा तो उसको शून्य वेक्टर के फॉर्म में दिखाएंगे, क्योंकि वो मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु पर हर एक चीज़ें क्या होती हैं, शून्य होती है, जीरो होती हैं। ठीक है, एक्स और वाई का निर्देशांक जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे हम जीरो का जो वेक्टर होगा उसको जीरो वेक्टर लिखेंगे। तो जीरो वेक्टर को ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा। अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि विराम की अवस्था में रुकी हुई है तो उसकी जो विस्थापन सदिश होगा, विस्थापन का मतलब क्या, जो उसका इनिशियल पॉइंट है और जो उसका फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की
जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम विस्थापन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है, जो वस्तु है वो विराम की अवस्था में है, मतलब कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ही है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु उसका उसी बिंदु पर होगा, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 होगा तो उसको किससे दिखाएंगे, वेक्टर, हम वेक्टर से दिखा देंगे, वेक्टर शून्य दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो शून्य सदिश होता है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमने शून्य सदिश समझ लिए कि शून्य सदिश जो है, जो शून्य सदिश होता है उसके गुणों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर ए को हम जो है शून्य वेक्टर के साथ जोड़ते हैं, ए का योग किसके साथ करना है, शून्य वेक्टर के साथ कर रहे हैं, तो जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो हमारा वेक्टर ए होगा। अगर मान लीजिए कि किसी भी वेक्टर के साथ अगर शून्य वेक्टर से गुणा करते हैं, किसी भी वेक्टर के साथ अगर शून्य वेक्टर का गुणा करते हैं तो हमारा शून्य वेक्टर ही प्राप्त होगा। अगर कोई नंबर है और उसे शून्य वेक्टर के साथ गुणा करते हैं तो हमारा आंसर कितना होगा, शून्य वेक्टर होगा। तो ये याद रखना है कि शून्य वेक्टर का गुण है, क्या है, शून्य वेक्टर का गुण, शून्य सदिश का गुण। ठीक है, शून्य सदिश का गुण, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम शुरू करते हैं दो सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, किस प्रकार से हम दो सदिशों को जोड़ सकते हैं उसको जानते हैं। जैसे कि दो सदिशों का जोड़, यहाँ पे लिखते हैं दो सदिशों का योग। ठीक है, दो सदिशों का योग, तो कोई भी सदिश हो अगर हमें जोड़ना है तो हम दो सदिशों को जोड़ने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो विधि हैं। एक है हमारे पास विधि ज्यामितीय विधि ज्योमेट्रिकल मेथड है, और दूसरा है हमारा गणितीय विधि। ठीक है, पहला इसमें से पढ़ेंगे ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि में हम ज्यामिति का उपयोग करेंगे और यह भी दो तरह का होता है। एक होता है त्रिभुज विधि, दो सदिशों का त्रिभुज विधि का योग, और उसी तरह होता है समांतर चतुर्भुज विधि। ठीक है, इसमें से जो त्रिभुज विधि है पहले इसको पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है जो इस तरह से, एक दूसरा वेक्टर बी है, जो मान लीजिए कि एक वेक्टर यहाँ पे है वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टरों को हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या करना है, जोड़ना है और उसका आंसर लाना है। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है त्रिभुज विधि से, तो हम इसको इस प्रकार जोड़ेंगे कि एक त्रिभुज का निर्माण हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जब दो वेक्टर हमारे पास दिए रहेंगे, उनकी कुछ लंबाई रहेगी, तो हमें उसको जोड़ना होगा। तो हम क्या कर देंगे, पहले एक वेक्टर को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, पहले एक कोई भी वेक्टर, या वेक्टर ए या वेक्टर बी को, ये इसका क्या है, ये इसका पूंछ है, ये इसका शीर्ष है, तो हम वेक्टर ए को खींच लेंगे। और वेक्टर ए को खींचने के बाद वेक्टर बी को इस प्रकार यहाँ पे खींचेंगे कि इसका जो पूंछ है वह वेक्टर ए के शीर्ष पर हो, वेक्टर ए के शीर्ष पर हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से खींच रहे हैं, इस तरह से खींच रहे हैं वेक्टर बी को, और ये वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी का जो पूंछ है वो वेक्टर ए के शीर्ष कर ऊपर है। ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर बी। अब क्या करेंगे, जो वेक्टर ए का जो पूंछ है उसके पूंछ को क्या कर देंगे, वेक्टर बी के शीर्ष के साथ मिला देंगे। तो ये जो वेक्टर जो बनेगा, ये जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर आर है, और ये जो वेक्टर आर है इन दोनों का योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो वेक्टर आर होगा वह क्या होगा, वेक्टर आर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। किसी भी एक वेक्टर को क्या करना है, किसी भी एक वेक्टर को पहले खींच लेना है। आप चाहें तो वेक्टर ए को पहले खींच सकते हैं। ठीक है, वेक्टर ए को पहले खींच सकते हैं, वेक्टर ए या वेक्टर मान लीजिए वेक्टर बी को खींच दिए। इसके बाद से वेक्टर बी को खींचना है। वेक्टर बी को कैसे खींचना है, वेक्टर बी को ऐसे खींचना है, या वेक्टर ए को खींचना है ऐसे कि वेक्टर ए का जो पूंछ हो क्या हो, वेक्टर बी के शीर्ष के ऊपर हो। वेक्टर ए को ऐसे खींचना है कि वेक्टर ए का जो पूंछ हो किसके ऊपर, बी के शीर्ष के ऊपर हो। तब क्या कर देंगे, एक दूसरा वेक्टर खींचेंगे, जो क्या होगा, इसके पूंछ से इसके शीर्ष से मिला देंगे, इसके शीर्ष से मिला देंगे। ये वाला जो वेक्टर होगा ये वेक्टर आर होगा, और ये वेक्टर आर डैश मान लीजिए, ये वेक्टर आर डैश किसके बराबर होगा, ये वेक्टर आर डैश जो है ये बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के योगफल के बराबर होगा। तो इस तरह से हम दो वेक्टर को क्या कर सकते हैं, त्रिभुज विधि के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो ये त्रिभुज विधि से दो वेक्टर का जोड़ हो गया। अब इन्हीं वेक्टर को हम चतुर्भुज विधि, जो समांतर चतुर्भुज विधि है, उस विधि से जोड़ने का प्रयास करते हैं। मतलब कि हम समांतर चतुर्भुज विधि में इस दोनों त्रिभुज को इस प्रकार से जोड़ेंगे कि आंसर, मतलब कि जो फिगर बने, जो ज्यामिति बने, वो कैसा बने, समांतर चतुर्भुज का बने।
तो देखिए यहाँ पे बगल में उसी को हम जोड़ के यहाँ पे दिखा रहे हैं, इन्हीं दो वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज विधि से। जैसे कि एक वेक्टर हमारे पास, मान लीजिए कि एक वेक्टर ए था, तो वेक्टर ए को हम ऐसे खींच लिए। दूसरा वेक्टर बी था, वेक्टर बी को भी खींच लेंगे ए पे। अब वेक्टर बी को ऐसे खींचना है कि जो उसका पूंछ है वह ए वाले के पूंछ के ऊपर है, वेक्टर उसका पूंछ है वह ए वाले के पूंछ के ऊपर हो, ये वेक्टर बी हो गया। देखिए यहाँ पे पहले से ये एक ही जगह पे, दोनों का पूंछ एक ही जगह पर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर को हमें समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ना है, तो एक तीसरा वेक्टर खींचेंगे, वेक्टर आर, और तीसरा वेक्टर आर को इस प्रकार खींचना है कि इन दोनों के परिमाणों के योगफल के बराबर हो। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, अब वेक्टर ए जो है 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर मान लीजिए कि ये वेक्टर बी है, ये मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर का है, तो जो तीसरा वेक्टर खींचेंगे आर, वह तीसरा वेक्टर क्या होगा, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। मतलब कि वेक्टर ए तो होगा और साथ में ऊपर वाला ये वेक्टर बी इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उसी तरह हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ करके एक वेक्टर खींचेंगे, इनके बीच से खींचेंगे, और ये वेक्टर जो होगा ये क्या होगा, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। मतलब कि इतना इसका आधा और फिर से इसका आधा मिलकर के पूरा हो जाएगा। और तब क्या कर देंगे, एक समांतर चतुर्भुज की एक रचना कर देंगे। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और ये जो वेक्टर आर होगा, वेक्टर आर क्या होगा, इन दोनों के वेक्टरों के योगफल के बराबर होगा, इन दोनों वेक्टरों के योगफल के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज विधि से भी किसी भी वेक्टर को हम आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों विधियों से सीख गए कि वेक्टर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, त्रिभुज विधि से भी और समांतर चतुर्भुज विधि से भी। एक वेक्टर दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमारा वेक्टर ए सी है और दूसरा वेक्टर डी है। वेक्टर सी का परिमाण ऐसे है, वेक्टर डी का परिमाण ये है, इतना, ठीक है, इतना ही मान लेते हैं। ये मान लीजिए, सपोज करिए, चलिए इतना ये मान लेते हैं। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें समांतर चतुर्भुज विधि से क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करना है, जब इन दोनों को जोड़ना है तो हम पहले एक वेक्टर क्या कर लेते हैं, डी वाला खींच लेते हैं, और वेक्टर सी वाला भी खींच लेते हैं। वेक्टर सी को ऐसे खींचना है कि इसका पूंछ क्या हो, इसकी पूंछ के ऊपर हो। तो ये देखिए, ये खींच लिए हमने वेक्टर सी, नीचे वाला वेक्टर डी। अब क्या करेंगे, अब एक परिणामी खींचेंगे जो इनके बीच से गुजरेगा, और ये क्या होगा, ये इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। ये वेक्टर आर होगा, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। अब एक चतुर्भुज की रचना कर देते हैं, समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज हो गया, हम मान लेते हैं ओ पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। और ये क्या है, जो वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर जो है सी प्लस वेक्टर डी के योगफल के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी दो सदिशों को त्रिभुज विधि से और समांतर चतुर्भुज विधि से आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं।